मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका NSIS में। आज मैं अर्थशास्त्र की पहली कक्षा की शुरुआत करने जा रहा हूं। अर्थशास्त्र का क्या महत्व है परीक्षाओं की दृष्टि से, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। चाहे IAS से संबंधित कोई परीक्षा हो या फिर PCS की कोई भी परीक्षा हो, या JPSC हो, BPSC हो, UP PCS हो, हर जगह अर्थशास्त्र के महत्व को आप नकार नहीं सकते हैं। और अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है, अगर आप सही तरीके से करें तो यह एक सरल विषय बन जाता है, और अगर आप सही तरीके से नहीं करें तो यह बहुत ही कठिन विषय है। ठीक है। और इससे जो भी प्रश्न आते हैं उसके ट्रेंड को समझना होगा, उस ट्रेंड के अनुसार ही पढ़ना होगा। और जो हमारे क्लासेस होंगे वो पूरी तरह से जनरल स्टडीज के लिए होंगे। यहाँ ऑप्शनल के लिए क्लासेस नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज के लिए दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्लासेस जो होंगे, एक और आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, तो दूसरी ओर यह क्लास जो होगा आपका मुख्य परीक्षा के लिए का आधार तैयार कर देगा, जिससे आप किसी भी तरह के अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रश्न आते हैं तो उसके बारे में आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे भविष्य में मुख्य परीक्षा में। इसलिए एक एक क्लास को अच्छी तरह से कीजिए जो मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो जो पहला टॉपिक होगा आपका अर्थशास्त्र का, उस टॉपिक का नाम आप लिख लीजिए, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, यह टॉपिक तो इससे मॉडर्न हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा इसके डिटेल्स। यहाँ पर एक संक्षिप्त अध्ययन फिर भी आपको करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि केवल आप 1947 के बाद की अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे तो बहुत सारी समस्याएं, कंफ्यूजन्स रह जाएंगे। इसलिए शुरुआत यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए आप किसी भी अर्थशास्त्र की पुस्तक में देखते होंगे शुरुआत यहीं से होता है। NCERT की पुस्तक में भी आप देखे होंगे कि ब्रिटिश काल की अर्थव्यवस्था के बारे में भी बताया गया है, लेकिन थोड़ा सा हम और पीछे आपको ले जाते हैं। ठीक है, समझिए उसको। जब अंग्रेज आए भारत में तो कौन यहाँ शासक थे? मुख्य रूप से मुगल। कुछ प्रांतीय राज्य भी थे, लेकिन मुख्य रूप से मुगल थे। तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसे थी उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। इस पर डिटेल में जाना उचित नहीं है, हिस्ट्री का विषय है। तो सोने का चिड़िया कहा जाता था भारतीय अर्थव्यवस्था को। अर्थव्यवस्था के कारण ही भारत को कहा जाता था सोने का चिड़िया। ठीक है। कारण नहीं था, कारण जो था, यह सूती वस्त्र। मुगल काल जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर देखिएगा किस ढंग से भारत के औद्योगिक शहर जो थे, चाहे मुल्तान हो, दिल्ली हो, आगरा हो, मथुरा हो, अजमेर हो, साउथ इंडिया के कई शहर थे, सूती रेशमी वस्त्र, पत्थर रत्न की नक्काशी, तराशी लिख दीजिए, आभूषण, देखिए उस समय बड़े बड़े उद्योग नहीं थे मध्य भारत में, छोटे छोटे उद्योग थे, छोटे छोटे कारखाने थे, छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग आप बोल सकते हैं। इसके कारण क्या होता था, आपका जो गांव था आत्मनिर्भर था। ठीक है। गांव आत्मनिर्भर था जब यहाँ अंग्रेज आए थे व्यापारिक रूप में। ठीक है। व्यापार को भी महत्व यहाँ दिया जाता था। ठीक है। व्यापार को महत्व,
चीन। अब प्राचीन काल से देखते हैं, वहां डिटेल में जाऊंगा तो देर हो जाएगा। श्रीलंका। साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया मीन्स इंडोनेशिया बर्मा सेक्शन। देश का सारा देश का नाम नहीं लिख रहा हूं। ये पूर्वी एशिया में आपका जापान सेक्शन हो गया, चीन जापान। पूर्वी एशिया में सारे आ गए। फारस। पश्चिम एशिया में फारस, अफगानिस्तान, यूरोप तक। ठीक है, स्थल मार्ग से यूरोप तक, कुछ तो दुनिया से होते हुए यूरोप तक। तो व्यापार तो फैला हुआ था। यही कारण था, व्यापार को इतना महत्व देते थे यहाँ के शासक। यही कारण था कि जो यूरोपियन कंपनियां जब आना यहाँ पर स्टार्ट हुई अपने अपने राजाओं से अनुमति लेकर, तो यहाँ के शासकों ने क्या किया कि उनको बहुत सारी सुविधाएं दी ताकि वो व्यापार करें, क्योंकि वो यहाँ के सामान उस समय खरीदते थे, न कि अपने सामान को बेचने आते थे। यही कारण यहाँ के शासकों के द्वारा, चाहे जो आपके केंद्र के शासक हों या राज्य स्तरीय शासक हों, उन शासकों के द्वारा उन कंपनियों और उनके जो राजा के दूत वगैरह आते थे, उनको बहुत महत्व दिया जाता था। यही कारण था। इन्हीं कारणों से जो था, धीरे धीरे भारत यूरोपीय कंपनियों के जाल में फंसता गया। शायद यूरोपीय कंपनियों का भी शुरू में विचार ऐसा नहीं हो, लेकिन जब अफ्रीका में उससे सफलता मिली, लैटिन अमेरिका में सफलता मिली, उत्तरी अमेरिका में सफलता मिली, तो एक अनुभवी कंपनी के रूप में वो भारत आए थे। और यहाँ पर धीरे धीरे जो व्यापारिक उद्देश्य था उसको राजनीतिक उद्देश्य में बदलना शुरू कर दिया। और यहाँ के जो शासक थे, छोटे छोटे राज्य थे, उनको पराजित कर, एक दूसरे से लड़वा कर अंततः यहाँ के भाग्य निर्माता बन बैठे एक कंपनी, वो अंग्रेज। ठीक है, फ्रांस को यहाँ सफलता नहीं मिली, अंग्रेज को मिली। ठीक है, यहाँ से हम लोग अब हटते हैं। तो ये था अर्थव्यवस्था का हाल जब अंग्रेज आए थे। भारत जो था आत्मनिर्भर गांवों से संबंधित एक देश था, जहां के गांव को, ठीक है, लोहा और नमक के अलावा किसी भी बाहरी वस्तु का जरूरत नहीं होता था। आप समझ सकते हैं कि कितना आत्मनिर्भर था भारत का गांव। ये शुरुआत हुआ। अब आते हैं कि अंग्रेजी काल में क्या स्थिति हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए और इसको उतारते जाना है कॉपी में, है ना। पुस्तक से आप पढ़िएगा अर्थव्यवस्था तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरे क्लासेस को करते जाइए, सारा समस्या धीरे धीरे खत्म होगा और समझ विकसित होता जाएगा। इसको मिटाता हूं। अब देखिए, ब्रिटिश जब आए, उन्होंने शासन शुरू किया, तो अर्थव्यवस्था की रंगत किस ढंग से बदली। भारतीय यहां जोड़ दीजिए, ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था में जो आपको अध्ययन का सबसे पहले जो है आपको अध्ययन करना है प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद हम लोग अध्ययन कर लेंगे जो जो मेन चीज है, पहले अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, डीप नहीं जाना है यहाँ पर, ये हिस्ट्री का चीज है, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी से बहुत जगह जो है कंबाइन हो जाता है। यहाँ उद्योग का कर लेना है थोड़ा। ये तीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुख्य रूप से इन तीनों का आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। गौण रूप से सेकेंडरी सेक्शन में अगर आप जाइए, ठीक है, तो व्यापार, आधारभूत ढांचा, व्यवसायिक संरचना,
जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी और मानव विकास। ये गौण रूप से स्टडी हम लोग कर लेंगे और ये मुख्य रूप से स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है इस स्टडी के दौरान कि भटकना नहीं है, यानी कि अर्थव्यवस्था तक ही रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतिहास बन जाए टॉपिक, ठीक है, ये फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये चीज भी ध्यान रखना है कि ये टॉपिक का स्टडी जब तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप सामान्य अध्ययन के लिए इतिहास को आप पढ़ नहीं लेते हैं। यानी कि ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था को इतिहास में अगर पढ़ लीजिएगा तो ये टॉपिक जो है पूरी तरह से आपका पूर्ण उस दिन माना जाएगा। इसको मिटाता हूं, फिर बढ़ते चलते हैं हम लोग। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ मैं नहीं बताने जा रहा हूं क्योंकि इसके बारे में आगे क्लास अर्थव्यवस्था में ही आएंगे, पीसीआई में, आर्थिक विकास सेक्शन में। यहां सिर्फ ये जान लीजिए कि क्या स्थिति थी, अंग्रेजों की जो भी आर्थिक नीतियां थी उसके कारण आय पर क्या प्रभाव पड़ा था, उससे यह पता चलेगा। तो इसमें दादा भाई नौरोजी लिख लीजिए, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, डिवीजन में लिख रहा हूं। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है भारत का। इतिहास का चीज है फिर भी बता दे रहा हूं। इन्होंने 1867-68 में आकलित किया था कि भारत का जो पीसीआई है 20 रुपया पर ईयर है, ठीक है। इन्होंने द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निकास, ये नाम क्यों था इस पर इतिहास में हम लोग चर्चा करेंगे। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इट मीन्स कि ब्रिटिश लोग का जिस शासन के लिए विख्यात थे उसका शासन वास्तव में भारत में नहीं दे पा रहे थे। इससे मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन भी बनता है सिर्फ इस नाम से। धन का निकास सिद्धांत इन्होंने दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। यहां पर ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि इनका कहना था कि ये अनिष्टों का अनिष्ट है, ठीक है। यानी कि यहां से धन ले जा रहे हैं अंग्रेज, इसलिए यहां पर आते हैं। सिर्फ मुगल आए, दिल्ली सल्तनत के शासक आए, जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ आए, यहाँ पर सत्ता उन्होंने प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। उसके बाद वो भारत के ही होकर के रह गए और भारत की संस्कृति में रच बस गए। लेकिन अंग्रेज यहाँ पर रचने बसने नहीं आए थे, एक तरह से वो सर्विस करने आए थे, फिर उन्हें वापस लौटना था। इसलिए जो भी उनका आय होता था, सही गलत जिस भी तरीके से, वो सारा धन कहाँ चला जाता था, ब्रिटेन चला जाता था। उसी को इन्होंने धन का निकास का संज्ञा दिया। इस तथ्य की पुष्टि जो होती है, मद्रास के एक अधिकारी थे जॉन सुल्लिवन, मद्रास प्रेसिडेंसी के एक अधिकारी थे जॉन सुल्लिवन, ठीक है। उनका कहना था कि हमारी व्यवस्था कुछ ऐसी है कि हम लोग स्पंज की तरह है, कि हम लोग जो है यहाँ गंगा नदी का सारा जल जो है हम लोग चूस लेते हैं, सोख लेते हैं और उसको कहाँ पर निचोड़ देते हैं, टेम्स नदी पर। आप जानते हैं कि गंगा नदी भारत की प्रमुख नदी है और टेम्स नदी के, थेम्स या टेम्स नदी के तट पे जो है लंदन शहर जो है बसा हुआ है।
तो उनका कहना था, जिसका अर्थ हुआ कि भारत से सारा धन जो हम लोग ले जाते हैं और ब्रिटेन पहुंचा देते हैं। इसका अर्थ है, ये स्टेटमेंट को आप लोग लिख लीजिएगा, गंगा नदी और टेम्स नदी वाला एग्जाम में आता है, सुलिवन का स्टेटमेंट। ठीक है, ये हुआ प्रति व्यक्ति आय जो 67-68 में 20 रुपए था। और बाद में VKRV राव, इन्होंने 1931-32 में बताया 62 रुपये। ये पर ईयर है ना, पर मंथ है, पर डे मत सोचिएगा, पर ईयर है, दोनों बहुत कम था। ठीक है, तो इस ढंग से ये प्रति व्यक्ति आय का जो है समाप्त होता है। इतना कर लीजिएगा, काफी है। अब कृषि सेक्शन में आ जाइए। कृषि सेक्शन में जो है सबसे दुखद स्थिति थी। किसान तो इससे भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे, बहुत अच्छी स्थिति उनकी थी मध्यकाल में। आज भी अच्छी स्थिति बहुत नहीं मानी जाती है उनके अधिकांश राज्यों में भारत के, लेकिन उनकी स्थिति, उन पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। कृषि का पहला चीज जो आपको स्टडी यहां करना है, कानून जो बनाए गए। ठीक है, दूसरा है नकदी फसल, तीसरा है मानव निर्मित अकाल, मानव निर्मित अकाल। इसी को कहा जाता है कृषि का वाणिज्यीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वाणिज्यीकरण। कृषि कानून पर विशेष अध्ययन आपको करना है। ठीक है, 3 तरह के कानून जो है बनाए गए अलग अलग क्षेत्रों के लिए। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों के लिए किस ढंग से कानून जो है बनाए गए थे। एक छोटा सा इंडिया का मैप जो है यहां बना लेना है।
इंडिया का मैप है। अब जो 3 कानून थे उसको अब देखते हैं हम लोग। इसको अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, नोट करके रखिएगा। पहला जो कानून था वो था स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। दूसरा जो कानून था महालवाड़ी। तीसरा जो कानून था रैयतवाड़ी। थोड़ा सा आप लोग पूरे पेज में ले लीजिएगा, यहाँ तो मिटा दूंगा, वहां मिटा नहीं पाएंगे आप लोग। पहला ये देखना है कितने प्रतिशत एरिया में आपका ये जो है अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो था ये 19% इलाका में लागू किया गया। महलवाड़ी जो था 30% इलाका में लागू किया गया, ठीक है। और रैयतवाड़ी जो था 51% इलाका में लागू किया गया था। ये पहला हुआ। एरिया कहां कहां ये लागू किया गया, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त जो है लिख लीजिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। उस समय बंगाल ही था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, पूरा लिख लीजिए आप लोग। बनारस यूपी के सेक्शन में संयुक्त प्रांत उस समय कहा जाता था। बनारस कर्नाटक का कुर्ग, ठीक है। यहां देख लीजिए, मैं दिखा देता हूं। बंगाल ये भी था, ठीक है, जो डॉटेड आप देख रहे हैं। बांग्लादेश बंगाल था, बंगाल, पश्चिम बंगाल बंगाल, बिहार, झारखंड भी बिहार में था। आप चाहें तो यहाँ झारखंड भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। और उड़ीसा, ये जो सारा क्षेत्र आप देख रहे हैं ये था स्थायी बंदोबस्त का इलाका था, ठीक है। अब आइए महालवाड़ी में। महालवाड़ी जो था मध्य प्रांत लिख लीजिए, जो आज का एमपी है। संयुक्त प्रांत, पंजाब, ये 3 सेक्शन में था। यहां पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इस सारे इलाका में आपका मध्य प्रांत है, ठीक है। इस सारा इलाका जो है देखिए, और इधर पंजाब हरियाणा पंजाब था उस समय। ये सारा जो है आपका किसका इलाका है? महालवाड़ी का इलाका था। महाल माने गांव होता था। इसमें जमींदारों को दे दी गई थी कि आप लोग को ही कलेक्शन करके सरकार को पहुंचाना है। और इसमें महालवाड़ी में, महाल इट मीन्स गांव, गांव को ये दे दिया गया था अधिकार कि आप गांव का जो मुखिया होता था, नंबरदार वगैरह कलेक्टर होते थे, बाद में हम लोग बताएंगे उसको। तो इनको दे दिया गया था कि अधिकार आप लोग जो है अपना कलेक्शन करके सरकार के अधिकारियों को दीजिए। तीसरा जो सेक्शन है रैयतवाड़ी, ये था मद्रास प्रेसिडेंसी। रैयतवाड़ी जो था आपका मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। इसमें जो है आपका लागू था। यहां बर्मा भी डाल सकते हैं स्थायी बना, हालांकि इस देश में अभी नहीं है, ठीक है। बर्मा सेक्शन जो है ना, वहां भी आपका लागू था स्थायी बंदोबस्त। 1935 में भारत से पूरी तरह से अलग कर दिया गया था बर्मा को। ब्रिटिश विदेश विभाग ने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया था बर्मा को।
ये हुआ आपका रैतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। अब रैतवाड़ी का हम लोग बात करते हैं तो मद्रास और बंबई। ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रांत संयुक्त प्रांत में ना कि जो बनारस सेक्शन था, ये सेक्शन वहां पर स्थायी बनारस सेक्शन में जो था आपका स्थायी बंदोबस्त था। ठीक है, कुर्ग को मैंने नहीं दिखाया था, उसको मैं दिखा देता हूं। यहां पर भी स्थायी बंदोबस्त था। एक सेक्शन आपका यहां पर था बरार, यहां बरार भर दीजिए, बरार एमपी में। बरार में भी स्थायी बंदोबस्त था। ये सब कुछ छुटपुट क्षेत्र थे, बनारस, बरार और कुर्ग। उसको जो है महलवाड़ी में या रैतवाड़ी में नहीं डालना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, लगभग जो है पूरा साउथ को जो है ये कवर करता था। ठीक है, ये पूरा साउथ इलाका को कवर करता था। ये पूरा इलाका जो था आपका महलवाड़ी इलाका, रैतवाड़ी इलाका था। ठीक है, इसका अर्थ है कुर्ग को छोड़ के। ठीक है, ये रैतवाड़ी इलाका हो गए, ये महलवाड़ी इलाका हो गए, और ये स्थायी बंदोबस्ती वाले इलाका हो गए। समझ गए होंगे आप इसके इलाके को। टैक्स कितना था अब लिखिए। यहां पर जो था स्थायी बंदोबस्त में, एक कुल जितना भी उपज होता था, देखिए सब में नगद ही देना पड़ता था। अनाज के रूप में अंग्रेज नहीं लेते थे, वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। 10 जितना भी कलेक्ट हुआ उसका 10/11 भाग सरकार को देना होता था, और 1/11 भाग उस जमींदार को रखने की अनुमति थी जो कलेक्शन करते थे। ठीक है, और अगर इस सूर्यास्त कानून लागू था, फिक्स तिथि पर अगर नहीं पहुंचाया जाता था 10/11 भाग, ठीक है, तो उनका जो है सारा जमींदारी जो है जब्त कर लिया जाता था और नीलाम कर दिया जाता था किसी दूसरे को। जो भी टैक्स देगा उसको देंगे, नहीं देगा नहीं देंगे। ठीक है, टैक्सेशन अगर अब बात करें तो टोटल का लगभग 50% था। हालांकि अलग अलग इलाका में जो बनारस, कुर्ग, बर्मा सब में थोड़ा सा डिफर ये करता था। और इसका जो टैक्सेशन था वो शुरू में बहुत हाई था, 80%। ठीक है, सोच भी अपने सकते हैं। उसके बाद जब बैटिंग आए, जब गवर्नर जनरल बने, भारत के पहले गवर्नर जनरल उन्हीं को कहा जाता है, तो उन्होंने 66% कर दिया। यहां लिख लीजिएगा आप लोग, 66% बैटिंग। उसके बाद डलहौजी आए तो 50% कर दिया। ठीक है, मद्रास और बॉम्बे में 50% रैतवाड़ी। ठीक है, रैतवाड़ी जो था 50% था। तो इस ढंग से आपका जो है ये टैक्स कितना था वो क्लियर हो गया। यहां से भी प्रश्न बनेगा। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका कि कौन लागू किए थे। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त में आपका कॉर्नवालिस 1793 में लागू किए थे। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में आ जाएगा कॉर्नवालिस 1793। सलाहकार इनके जो थे सर जॉन सॉर, सर जॉन सॉर। ठीक है, जेम्स ग्रांट भी थे एक सलाहकार, देख सकते हैं उनका नाम भी कभी कभी पूछ देता है। अब आ जाइए महलवाड़ी। ये आपके हॉल्ट मैकेंजी का नाम आता है महलवाड़ी को लागू करने में, हॉल्ट मैकेंजी। (1822) और रैतवाड़ी जो है रीड मुनरो, थॉमस रीड एंड मुनरो,
रीड एंड मुनरो, ठीक है, ये मद्रास में लागू किए थे। रीड और मुनरो मद्रास प्रेसिडेंसी में कब लागू किए थे? 1792। ध्यान रखिएगा, मद्रास में ये लागू किए थे। और विनगेट जो है 1835 में बम्बई में लागू किए। ठीक है, बम्बई में कौन किए? विनगेट। बस से बम्बई, बस से विनगेट, ठीक है। म से मद्रास, म से मुनरो, रीड याद ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 1792 1835 क्लियर हो गया। तो ये था आपका अर्थव्यवस्था के बारे में। इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा, क्या सुप्रभाव पड़ा, ये हिस्ट्री का विषय है। यहां पर इतना ही स्टडी करना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का जो दूसरा सेक्शन था, कृषि का सेक्शन। कृषि चल रहा है ना, कृषि कानून तो आपने पढ़ लिया। नगदी फसल और फसल का वाणिज्यीकरण, ठीक है। तो यहां पर अंग्रेजों का प्रयास ये रहा, हमेशा से ये प्रयास रहा कि यहां पर खाद्यान्न फसलों की जगह किसानों से जो है नगदी फसलों का उत्पादन कराया जाए। नगदी फसल में कौन कौन आते हैं? जिसका घर में यूज नहीं होता है, ज्यादा बहुत कम यूज होता है, सीधे बाजार में बेचा जाता है। तो उसमें आपके आ जाएंगे जूट, कपास, गन्ना, चाय, कॉफी, नील, ठीक है। तो नील हो या ये सब सीधे क्या होता था, यहां तो इंडस्ट्री था नहीं, ये सीधे निर्यात कहाँ हो जाता था? ब्रिटेन, दूसरे देशों में। ब्रिटेन में ही, दूसरे देशों में नहीं। और इसकी कीमत थोड़ा सा अधिक दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? ताकि किसान जो है थोड़ा प्रोत्साहित हों। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ कि किसान को नकदी फसल क्यों करना पड़ा? किसान को नकदी फसल क्यों करना पड़ा? अभी जो मैंने कानूनों पर चर्चा की, भू राजस्व कानूनों पर, ठीक है, उसमें एक तो मैंने बताया कि नगद वहां पे भू राजस्व पेड करना पड़ता था, तो उसके लिए पैसा चाहिए था, मुद्रा चाहिए था, उसके लिए नकदी फसल करना था, मजबूरी, ठीक है। दूसरा, नकदी फसलों का उच्च कीमत होता था, तो थोड़ा सा अच्छा पैसा मिल जाता था। ऋण ग्रस्त किसान, उनको लगता था चलो थोड़ा पैसा मिल जाता है तो ऋण वगैरह कम से कम ब्याज तो चुका लेंगे, ठीक है। उसके चलते आपका तो इसका लेकिन दुष्प्रभाव पड़ा। दुष्प्रभाव क्या पड़ा? अकाल, मानव निर्मित अकाल इसको कहा गया। आपने बहुत कम ही अवसरों पर सुना होगा कि मुगल काल या उससे पहले प्राचीन भारत में अकाल का बहुत ज्यादा विवरण नहीं आया है, ठीक है। वैदिक काल में एक वर्ड आया है, उस भी अकाल के लिए आया है, ठीक है। और 1632 में एक जिक्र आया है जो शाहजहां के टाइम में आया था, समझ गए ना। उसमें शाहजहां के द्वारा राहत कार्य चलाया गया था। तो इस ढंग से बहुत ही कम जिक्र आता है। लेकिन यहाँ तो अकालों की भरमार हो गई, ठीक है। अकाल का भरमार होने का कारण यही था, नकदी फसल, खाद्यान्न फसलों की कमी हो गई। तो ऐसा नहीं कि मौसम खराब होता था या आपका वर्षा नहीं हो रहा है इसके कारण अकाल पड़ रहा है, अब उत्पादन ही नहीं होगा खाद्यान्न फसलों का तो खाना मिलेगा कहाँ से? और जो उत्पादन हो रहा था उसमें भी कुछ निर्यात हो जाता था, तो खाना की कमी हो गई नकदी फसलों के कारण। ये अकाल का एक प्रमुख कारण हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका कृषि सेक्शन। और नकदी फसलों से एक आपका जुड़ा हुआ है नील का खेती। इसका भी जिक्र यहां कर देना उचित होगा। नील का खेती से बिहार का एक घटना जुड़ा हुआ है, तिलकठिया। 3/20 जितने भी खेत पर किसान कर रहे हैं खेती, उसका अगर 20 बीघा पर कर रहे हैं तो कम से कम 3 बीघा पर उन्हें नील का खेती करना अनिवार्य था। और जो नील का खेती करवाते थे, जो अंग्रेज के
जो आपके अंग्रेज पूंजीपति हो सकते हैं या स्वरोजगारी लोग जो आते थे अंग्रेज यहाँ लाभ कमाने के लिए, उनको नील्हा कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया तिनकठिया। तो कृषि के बारे में हो गए। अब उद्योग के बारे में जान लीजिए। ब्रिटिश काल से पहले मैंने बताया कि छोटे छोटे उद्योग थे अलग अलग गांवों में, और भारत के गांव जो थे वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। लेकिन जब ब्रिटिश का आगमन हुआ तो 18वीं सदी के अंत में जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18वीं सदी के अंत में ब्रिटेन में ही हुआ था। जो जिनका इतिहास का विषय रहा है, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़े होंगे, तो औद्योगिक क्रांति का एक कारण जो माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति कैसे सफल हुआ, उसमें यह भी माना जाता है कि भारत का कच्चा माल, हाँ उद्योग के बारे में हम लोग बात करते हैं। 18वीं सदी के अंत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और जिनका भी इतिहास विषय रहा है उन्हें पता होगा कि जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी उसमें एक कारण यह भी माना जाता है भारत से धन निकास और भारत का कच्चा माल, भारत से धन निकास और भारत का कच्चा माल, ये दो चीज जो था औद्योगिक क्रांति को पुशअप करने में मदद दिया। अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट हुए थे, आप जानते हैं कि जैसा मैंने शुरू में बताया कि भारत के गांव जो थे आत्मनिर्भर थे, लोहे और नमक के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं जरूरत था। वहां जो छोटे छोटे इंडस्ट्री थे, बुनकर लोग थे, छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा कर देते थे। जिन्हें प्रणेता प्रेरक माना जाता है कार्ल मार्क्स को, उन्होंने खुद कहा था कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां जो हैं बिखरी पड़ी थी। इसका अर्थ जो है यही है कि बुनकरों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे भारत में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और कुछ इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई। लेकिन एक खासियत रही कि मुख्य रूप से भारत के इंडस्ट्रीज पहले जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में ही स्थापित हुए, फिर धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों की ओर प्रसार हुआ। तो प्रारंभिक उद्योग कुछ कहां पर हुए उसको देख लीजिए। कोलकाता में आपका हुआ सूती वस्त्र, ये पहला आपका जो है सूती वस्त्र का मिल था। 1818 फोर्ट ग्लॉस्टर आप लिख सकते हैं। ऑप्शन में आपका अक्सर रहता है बॉम्बे, ठीक है, लेकिन ये बॉम्बे में तो 1854 में हुआ है, ढेवर के द्वारा स्थापित हुआ था। पहला जूट मिल जो आपका है रिसरा, कोलकाता के पास ही है रिसरा, 1859 जूट। पहला कागज मिल जो है श्रीरामपुर, बेतिया, पहला चीनी मिल भारत का, भारत का पहला चीनी मिल का स्थापना हुआ बेतिया में, ठीक है, 1840। इसी जगह आपका है कुल्टी। यहां लोहा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग का स्थापना 1870 में हुआ कुल्टी में। यहीं पर है आसनसोल में, कुल्टी जो है दुर्गापुर के पास है।
और श्रीरामपुर और रिसरा जो है कोलकाता में ही आता है। जेके नगर पहला एल्युमिनियम, लिख लीजिए, जेके नगर 1937 पहला एल्युमिनियम फैक्ट्री का स्थापना हुआ। जेके नगर जो है आसनसोल, आप कोस्ट में लिख सकते हैं। कानपुर, ऊनी वस्त्र, और कच्चा रेशम ट्रावनकोर, केरल। कृत्रिम रेशम से रिलेटेड यहाँ पर इंडस्ट्री 1920 में स्थापित की गई। तो इस ढंग से ये पहले इंडस्ट्रीज थे जो भारत में स्थापित हुए, ठीक है। और इसमें भारतीय पूंजीपतियों का योगदान रहा। बाद में 1907 में टाटा स्टील की स्थापना हुई जमशेदजी जी टाटा के प्रयासों से। तो इस ढंग से आपका उद्योग रहा ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यापार जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। व्यापार सिर्फ ब्रिटेन से ही करना था, किसी अन्य देश से नहीं करना था। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत व्यापार जो है श्रीलंका और चाइना से हुआ करता था। और ब्रिटेन का शिकंजा तब और कस गया जब 1869 में स्वेज नहर खुल गया। ब्रिटेन के लिए बहुत आसान हो गया भारत पर शिकंजा कसना, ठीक है। इतना भी जानिए व्यापार के बारे में। व्यवसायिक संरचना लिख लीजिए। व्यवसायिक संरचना का अर्थ होता है कि किस क्षेत्र पर भारतीय निर्भर थे। तो 80% से अधिक जो थे, मोर देन 80% एग्रीकल्चर पर, रेस्ट 20% जो थे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर से आप मान सकते हैं। एग्रीकल्चर, खनन, इस सारे को इसमें शामिल किया, यानी प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर पर जो है बहुत कम लोग जो है डिपेंड थे। जनसंख्या पर आ जाइए। जनसंख्या की जहां तक बात है तो भारत में जनसंख्या का आकलन जो है पहली बार अंग्रेजों के द्वारा ही हुआ। लॉर्ड मायो थे वायसराय। उन्होंने 1872 में पहली बार जनसंख्या की गणना करवाया था। इसके बाद रिपन ने करवाया, लॉर्ड रिपन ने करवाया। रिपन ने करवाया 1881 में। 1881 में जब इन्होंने कराया, उसके बाद से रेगुलर जो है आज तक हर 10 वर्ष में जनसंख्या का आकलन जो है चलता जा रहा है, ठीक है। हर 10 वर्ष में उसी के बाद से होता है। तो जनसंख्या के जो सर्वेक्षण हुए थे, गणना हुए थे, उससे जो कुछ जानकारियां मिली थी उसके अनुसार मात्र 15% भारतीय जो है शिक्षित थे, ठीक है। महिलाओं की स्थिति और बुरी थी। मात्र 6% महिलाएं जो है 19वीं सदी के अंत में शिक्षित थी, ठीक है। ये जनसंख्या का हुआ। और जहां तक जीवन प्रत्याशा की बात है तो मात्र 30 ईयर, जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है एवरेजली कितने वर्ष तक लोग जीते हैं। 32 ईयर्स भारतीयों की जीवन प्रत्याशा थी। आज 65-66 वर्ष है। देखिए कितना स्वास्थ्य का खराब स्थिति था। कुछ हम लोग बात कर लेते हैं आधारभूत ढांचों की। ब्रिटिश काल में इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस ढंग से कृषि उद्योग में जो भी सुधार किए गए, प्रयास किए गए, सारे के उद्देश्य जो थे ब्रिटिश हित थे। आधारभूत ढांचों में यही चीज था, ब्रिटिश हित। अपने इंटरेस्ट को देख करके ही कुछ भी किए।
इसमें आधारभूत ढांचे में आपके आ जाएंगे बीमा, या फिर आपका रेलवे, सड़क, पोर्ट्स, बंदरगाह। ठीक है, तो जितने भी रेल लाइंस आप देखेंगे अंग्रेजी काल के, वो कच्चे माल वाले क्षेत्र को पोर्ट से जोड़ने के लिए बनाए गए, ताकि कच्चे माल को सरलता से बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके और वो कच्चा माल जो है ब्रिटेन पहुंचे और वहां से निर्मित माल जो है भारत आए और लोग खरीदे। यही उद्देश्य था आधारभूत ढांचों का विकास का। बाद में टेलीफोन का विकास हुआ, टेलीग्राम का। ठीक है, पहला जो रेलवे लाइन बना बॉम्बे ठाणे के बीच, ट्रेन चली जो, वो 1853 में चली थी। ठीक है, उसके बाद तो विस्तारीकरण को बहुत अधिक गति दी गई और इसका पूंजी जो लगाया गया ब्रिटिश पूंजीपतियों से, उन्हें लाभांश दिया गया 5% का गलत ढंग से। ठीक है, भारतीयों को भारी नुकसान हुआ था इन रेल लाइनों के विकास में। उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे इतिहास में। ठीक है, तो आप देखें कि कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में किस ढंग से विकास अंग्रेजी काल में हुआ और इसका क्या प्रभाव जो था आपका भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ठीक है, उस सारा प्रभाव जो था आपका स्वतंत्रता के बाद भारत को काफी प्रभावित किया और लंबे समय तक भारत उस 200 वर्षों के कुप्रशासन आप बोल सकते हैं, जो अच्छा शासन नहीं था, उसका प्रभाव जो है भारत आज तक जो है उस प्रभाव से नहीं निकल पाया है। इस ढंग से अर्थव्यवस्था से संबंधित जो पहला एक क्लास है समाप्त होता है। आशा है कि आप लोग बहुत कुछ समझे होंगे, क्लास अच्छा लगा होगा। और अगर क्लास आपको अच्छे लग रहे हैं तो खुद भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी करवाइए और इसको नोट जरूर कीजिए जो भी मैं बता रहा हूँ, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।